हेलो साथियों, ये हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th के यूनिट नंबर 5। ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर द्रव्य की अवस्थाएं जो हैं आंकिक प्रश्न देख रहे हैं। इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। तो आज 6 नंबर के क्वेश्चन से देखना है। वो 5 क्वेश्चन का जो वो सॉल्यूशन है, वो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए तथा बी दो गैसें जो आपस में क्रियाशील नहीं है, मतलब आपस में क्रिया नहीं करती हैं। 100 मिली वाले दो बल्बों में क्रमशः 100 मिली वाले दो बल्ब लिए गए हैं, जिसमें क्रमशः ये पहली गैस जो है वो एक वायुमंडल पर और दूसरी 2 वायुमंडल दाब पर रखी गई है। अब दो अलग अलग हैं, ध्यान दीजिए, जो बल्ब हैं दो अलग अलग हैं। तो यदि मिलाने पर मिश्रित गैसों का आयतन परिवर्तित न हो, जब आयतन भी बदल नहीं रहा है तो गैसों के मिश्रण का दाब क्या होगा। दाब, ध्यान दीजिए, जब आयतन नहीं बदल रहा है तो जितना इसका वायुमंडलीय दाब होगा, जैसे वायुमंडलीय दाब पहले वाले जो गैस का है उसका 1 है और दूसरे का कितना है, दूसरे का 2 है। तो सिंपल है ये, तो बस यही आप ऐड करके निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 वायुमंडल आ जाएगा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ए और बी है ना, ए और बी जो हैं ये दो गैसें हैं, दोनों बल्बों का अलग अलग आयतन 100 मिली है, तो मिश्रित करने पर कुल आयतन भी 100 मिली ही होगा। क्यों? क्योंकि कहा है कि आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है, 100 मिली ही होगा, तो इस कारण इनके दाब भी परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक, इतना आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए तथा बी दोनों बल्बों का अलग अलग आयतन 100 मिली है, मिश्रित करने पर कुल आयतन भी 100 मिली होगा, इस कारण इनके दाब भी परिवर्तित नहीं होंगे। अतः कुल दाब बराबर आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक, तो पी ए कितना है 1 और पी बी कितना है 2, तो 3 आ जाएगा, 3 वायुमंडल। ठीक, आसान है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है। 700 मिलीमीटर दाब यानी दाब पर नाइट्रोजन के 500 मिली और 600 मिलीमीटर दाब पर यानी दिया गया है इसका प्रेशर पर ऑक्सीजन के 400 मिली को 1 लीटर आयतन वाले फ्लास्क में भरा गया। तो मिश्रण का अंतिम दाब, मतलब यहाँ अंतिम दाब मतलब कुल दाब यहाँ कह रहा है, पी टोटल प्रेशर। ठीक है, तो टोटल क्या होगा, टोटल भी इसमें एकदम जैसे अभी आपने ऊपर निकाला है ना। यहाँ कौन कौन सी गैस है, पहला तो देखें नाइट्रोजन है, Pn2 और प्लस दूसरा क्या है, दूसरा ऑक्सीजन है PO2। ठीक, ये बस यही दोनों को निकाल करके जोड़ना है। अब दोनों कैसे निकलेगा ये एक एक करके देखना है ना। पी टोटल इज इक्वल टू, ये तो पता हो गया। अब आप ऐसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले क्या निकालिए, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का निकालें। अब इसमें क्या दिया है, 700 मिमी दाब दिया है, मतलब ये तो P1 अगर आप इसको मान लेंगे, इसको P1 500 मिली दिया है, तो ये तो V1 हो जाएगा। और 600 मिमी दाब यानी ये P2 हो जाएगा, है ना, P2 हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या है, अंतिम दाब पूछा है ना, अंतिम दाब। तो ठीक, इसको आप निकालें, कैसे निकालेंगे देखें। P1 V1 ये फार्मूला लगाइए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, इससे ऐसे निकालें। और सबसे पहले किसका निकालें, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के लिए देखिए P1 क्या है, ज़रा चेक करिए। नाइट्रोजन के लिए P1 है 700
तो लिख देंगे 700। ठीक, 700। अब इसके बाद V1 कितना है, V1 इसके लिए है 500। 700 गुणे 500 V1 हो गया, बराबर लिखिए। अब इसके बाद ज़रा देखें नाइट्रोजन का इसमें, अच्छा, और 600 मिमी द पर ऑक्सीजन लिखे, बस यहीं तक। अच्छा, इसकी ये तो 600 मिमी जो है ना, ये P2 नहीं है, ये ऑक्सीजन के लिए है, अभी उसको अलग निकालना पड़ेगा। तो P2 निकालना है, इसमें P2 निकालना है। और V2 क्या है, पूरे फ्लास्क का देखिए कितना दिया गया है। पूरे फ्लास्क का चेक करेंगे तो यहाँ 1 लीटर लिखा है। यहाँ देखिए 1 लीटर लिखा है। तो 1 लीटर को अब चेंज कर लीजिए किस में, मिली में। मिली में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 हो गया। अब आप इसको निकालिए, ये P2 को निकालिए, यानी P2 मतलब यहाँ किसके लिए निकालना है, नाइट्रोजन के लिए। आप PN2 लिख सकते हैं, PN2। ठीक, PN2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 गुणे 500, 700 गुणे 500 और बटे 1000। 1000 से ये डिवाइड कर देंगे तो देखें 2 जीरो नीचे, यहाँ 2 जीरो और 1 जीरो, ये जीरो कट जाएगा। तो 70 में 5 से गुणा करें, 350 आ रहा है। कितना आ गया इसके लिए, नाइट्रोजन का इसके लिए कितना आया, 350। 350 क्या आया, मिमी है ना, मिमी आ गया दाब। तो ये तो आपका ठीक ये आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए ज़रा, है ना, वीडियो रोक करके भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है इसका ऑक्सीजन का भी निकाल दें। जैसे इसका निकालें वैसे उसका भी निकालें, फिर 350 और जो उसका आएगा वही जोड़ना है। तो ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसका ऑक्सीजन का निकालें 600, वही फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, P1 कितना है 600 मिमी, तो लिख दीजिए 600 गुणे V1 कितना है इसके लिए 400 मिली, 400 लिख दीजिए, बराबर इसके लिए तो ये निकालना ही है, PO2 निकालना है। ठीक, PO2 निकालना है। ये ध्यान दीजिए PN2 कितना आया था, इसको लिखे रहिए, आप तो लिखे ही होंगे। 350 70 गुणे 5 किए थे। और यहाँ ये V2 तो वही 1 लीटर ही दिया, 1 लीटर को मिली में बदलेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 मिली। अब यहाँ PO2 निकालिए, PO2 बराबर कितना, 600 गुणे 400, 600 गुणे 400 बटे 1000। तो इसमें भी 3 जीरो जो है, ऊपर के 3 जीरो कट जाएंगे। 60 गुणे 40 करिए, 240 मिल रहा है ना, 240 मिलेगा। तो ये आ गया इसका 240 मिला। अब अब आपको जब टोटल निकालना है, PO2 को कितना आया, PO2 को आ गया 240। अब टोटल वही निकालने के लिए टोटल आप क्या करेंगे, दोनों जोड़ दीजिए, तो 0 आ गया, 5 और 4 आपका 9 आ गया, 3 और 2 5, 590 आ गया। 590 देखिए उत्तर में दिया भी गया होगा, और यहाँ दिया भी गया है, देखें 590 मिमी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं, आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप वो हल करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट आपका 8वां, 7 तो हो ही गए। 8वां क्वेश्चन ये देखें, एक अज्ञात गैस और O2 गैस के विसरण की गतियों का अनुपात 8:10 है। अज्ञात गैस के अणुभार की गणना कीजिए। एक अज्ञात गैस है और एक ज्ञात है O2। तो यहाँ तो आपको वही लगाना है ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार, है ना। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार अब पहला तो ज्ञात नहीं है, एक अज्ञात गैस है,
आप ग्राहम विसरण नियम याद होगा, R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, और इसमें किसका दिया है, विसरण की गतियों का अनुपात दिया है, ये है ना, विसरण की गतियों का अनुपात। तो अणुभार के अनुसार ही, ये तो आप फार्मूला पढ़े ही हैं, m2/m1 है ना। तो R1 क्या है, अज्ञात है। तो अब देखो इसको थोड़ा सा हम पुनः मिटा कर लिखते हैं, जरा समझिए। R1 तो क्या है, अज्ञात है, तो R1 लिख दो। R2 जो है वो तो ज्ञात है, यानी RO2 लिख दो आप यहाँ, RO2 बराबर अंडर रूट करिए M2, इसमें क्या है, ये M1 है जो अज्ञात है, M1 अज्ञात है, लेकिन M2 जो है O2 ये तो ज्ञात है। तो M2 बराबर क्या होगा, M2 बराबर ऑक्सीजन के ही अणुभार, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होगा, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 2 का 16 दूनी 32 बटे M1, है ना, यही तो हो जाएगा, ये कर लीजिए। और अब देखिए R1 ये जो आपका अज्ञात है, अज्ञात और ज्ञात जो है इसका अनुपात दिया है 8:10, तो 8/10 लिख दीजिए, ठीक, 8/10 बराबर, ये अंडर रूट में आप लिख दीजिए, ये 32/m1 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस आ जाएगा। इसका आप अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो इधर देख लीजिए, यहाँ लिख रहे हैं ऊपर, तो इसका ये 8 × 8 यानी कि 8 में 8 गुणा कराएंगे, कितना आ गया, 64 बटे 10 में 10 गुणा करवाएंगे तो 10×10 में 100, ये बराबर किसके आ गया, 32/m1, क्योंकि ये अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर हो जाएगा, तो 32/m1 ये। अब यही तिरछा गुणा करके आप M1 निकाल दीजिए, उसी के अणुभार ही तो पूछा है, अणुभार इसलिए यहाँ रखे। तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 बराबर क्या हो जाएगा, यही 100 × 32/64, 100 × 32/64। अब ये 32 दूनी 64 होगा, और 2 से कट जाएगा ये 150 बार में, तो 50 इसका उत्तर आना चाहिए, है ना, 50 आ गया। और देखें उत्तर यहाँ दिया भी गया है, यहाँ चेक करिए, 50 ग्राम प्रति मोल, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व भी हो गया, ठीक, समझ गए होंगे। चलिए ये आपका 8 हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी गैस के विघन सेमी, है ना, किसी गैस के विघन सेमी के विसरण में, किसी गैस के विघन सेमी के विसरण में 2.88 मिनट लगते हैं, समान विसरण में ऑक्सीजन के समान आयतन के विसरित होने में 3.6 मिनट लगता है। तो इसमें गैस का अणुभार, ठीक फिर से वही फार्मूला आप यहाँ यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना है कि क्या दिया है, किसी गैस के विघन सेमी के विसरण में 2.88 मिनट लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका, हाँ ठीक है, आप वही फार्मूला, बस उसमें थोड़ा सा ये है कि विसरण में एक फार्मूला आप पढ़े होंगे वहाँ पर, R1/R2 इज इक्वल टू V1/T1 याद होगा, बटे यही आप लगा देंगे यहाँ। अब चेक करिए, देखिए क्या आपको मिल रहा है, जैसे पहले वाले गैस के साथ में लिखते रहिए, किसी गैस के विघन सेमी के विसरण में 2.88 मिनट लगते हैं, समान परिस्थिति ऑक्सीजन का है ना, तो यहाँ VO2, पहला तो किसी गैस अज्ञात है,
दूसरा तो ज्ञात है, फिर बटे T2 ये हो जाएगा। पहला अज्ञात है, दूसरा तो ज्ञात है। अब लिख दीजिए V1, ये तो भाई पता नहीं है ना, V1 जो है वो मालूम नहीं है, तो उसके लिए आप V1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका V1। और दूसरे का भी आपका, अब T1 कितना है ये देखें। T1 दिया है 2.88, 2.88 पूरे के बट्टे लिखें। दूसरा भी ये वॉल्यूम ही है, किसका है, ऑक्सीजन का है। तो वॉल्यूम इसका दिया है क्या, कहीं कहीं नहीं दिया है, तो बस आप इसको V2 मान के चलिए। ठीक है, V2 ऑक्सीजन है, V2 मान के चलिए। दूसरे का टाइम कितना दिया है, 3.6 दिया है, 3.6 ये दिया है। और इसके बाद ये केवल यहाँ ऑक्सीजन से ये हमें पता चल गया, इसका अणुभार पूछा है ना, तो अब अणुभार वाला वही रिलेशन यानी M2/M1 रखना है, M2/M1। तो देखो अब यहाँ आप ये चेक कर लो ना, जैसे V घन सेमी कहा है, तो V घन सेमी मतलब आप इसको भी V मान सकते हैं, इसको भी V मान सकते हैं, इसको भी V मान सकते हैं। V से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, V से कैंसिल हो जाएगा। और अब आपका इसमें निकालना क्या, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 3.6 बटे 2.88, तब बराबर M2/M1। और M2 तो पता ही है, पहला केवल पता नहीं था, ये तो ऑक्सीजन है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्या, 3.6 बटे, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, 2.88 ये बराबर हो जाएगा किसके, पहला तो पता नहीं, दूसरा तो ऑक्सीजन पता है ना। यहाँ दूसरा ऑक्सीजन का तो वही O2 होगा, तो 16 दूनी 32 बटे M1 कर दीजिए। अब वही अणुभार M1 का निकालना है, तो दोनों का स्क्वायर करिए, इधर भी स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो आप। ठीक, स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये 3.6 गुणे 3.6 और बटे 2.88 गुणे 2.88 बराबर हो जाएगा 32 बटे M1। मैं आगे चल रहा हूँ, देखें तो ये आप लिख सकते हैं 3.6 गुणे 3.6 बटे 2.88 गुणे 2.88 ना, ये बराबर कितना हो जाएगा, 32 बटे M1 के। ये तो बस यही है पूरा। आप M1 बराबर क्या लिखेंगे, M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2.88 गुणे 2.88 गुणे 32 बटे कितना, यही 3.66 गुणे 3.6। यही पूरा हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा कितना, उत्तर आपका निकल के चला आएगा, यहाँ देखें दिया गया है 20.48 ग्राम प्रति मोल, 20.48। यहाँ से आप लिख लेंगे ग्राम प्रति मोल। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका ये लास्ट है ना, 5 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं, ये 10वां प्रश्न देखिए, 9 लीटर के सिलेंडर में 16 वायुमंडल दाब तथा 17 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन का भार ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, मीथेन का भार ज्ञात करना है, तो कैसे पता चलेगा। 9 लीटर सिलेंडर मतलब ये क्या है, V दिया है वॉल्यूम, और ये 16 है यानी P दिया है, और ये क्या है, T दिया है टेम्परेचर, इसमें 273 जोड़ के केल्विन में चेंज करेंगे, और R दिया है। तो PTV यानी PV इज इक्वल टू NRT यहाँ लगने वाला है, PV इज इक्वल टू
NRT यहाँ लगेगा, PV इज इक्वल टू NRT यहाँ लग जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, मीथेन का भार, मीथेन का क्या पूछा है, भार पूछा है। भार मतलब यहाँ पर आप इसका कहेंगे अणुभार। मीथेन का क्या पूछा है, अणुभार पूछा है ना। मीथेन का अणुभार एक होता है जैसे उसका द्रव्यमान होता है, तो मीथेन का हमें लग रहा है यहाँ वो अणुभार नहीं लिखा है, भार मतलब यहाँ द्रव्यमान कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसी फार्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। PV इज इक्वल टू W/M, क्योंकि मूलक संख्या द्रव्यमान ग्राम में बटे अणुभार होता है ना, इंटू RT कर दो। अब सिंपल है, ये आपको ये निकालना है, अणुभार नहीं, ये भार कहा है ना, तो W बराबर निकालना है। अब जानते हैं ये बटे में रहता है तो ये इधर चला जाता है ना, तो आप लिख सकते हैं PVM, ये M उधर चला गया, बराबर WRT, ये हो गया। अब इसमें W बराबर आप निकालेंगे, क्योंकि यही पूछा है, W बराबर PVM/RT, PVM/RT। और अब तो सिंपल हो गया, P बराबर दिया ही है, यहाँ देखें 16 वायुमंडल दिया है, P बराबर 16 वायुमंडल तो दिया है, तो वो रख लेंगे। आप रखिए यहाँ पर क्या क्या रखना है, 16 रखेंगे, गुड़े V देखिए कितना दिया है, V यहाँ 9 दिया है, 9 गुड़े M इसका मीथेन का निकाल दो। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है ना, CH4, कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन के 1, 4 हाइड्रोजन 4, तो 16 और 4 12 और 4 16 हो जाएगा ना। कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन के 1, 4 हाइड्रोजन 4, तो 12 4 16 हो गया। R ये दिया ही गया है 0.0821, और गुड़े कितना, T बराबर देखें, T बराबर कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस है, 273 इसमें जोड़ दीजिए, 273 जोड़ देंगे 290 आ जाएगा, 290। अब ये ऐसी इसी को हल कर लीजिए, 16 गुड़े 9 गुड़े 16 बटे 0.0821 इंटू ये 290, इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अब आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 96.7 क्या मोल ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, यहाँ ग्राम लिखा है ना, ग्राम प्रति मोल आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ग्राम में भी लिख दीजिए, क्योंकि ग्राम द्रव्यमान पूछा है तो आप ये W पूछा है तो ग्राम ही लिख दीजिए, ठीक, वही इतना ग्राम आ जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक, इतना ग्राम। तो ठीक इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ 11 से लेकर के ये 15 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपके 21 क्वेश्चन हैं, ठीक। और जो पहला ये 5 क्वेश्चन फर्स्ट के हैं, इनका सलूशन जो है ये इसके पहले एक वीडियो आपको मिलेगी, इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।